गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 8 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम यूपीएससी से रेलिवेंट सभी आर्टिकल्स को करेंगे। जो भी 2 आर्टिकल होंगे दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर कॉमन आएंगे, उनको हम केवल एक न्यूज़पेपर से करने वाले हैं, जो कि ज़्यादा डिटेल में जिसमें भी बताया गया होगा। स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है CAA रूल्स अलो ड्यूअल सिटीजनशिप प्ली इन सुप्रीम कोर्ट। CAA के जो रूल्स है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो आते हैं सबसे पहले 2019 में। 2019 में इनका इंट्रोडक्शन होने के बाद में ही देश भर में प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं। ज़्यादा जो प्रोटेस्ट थे वो दिल्ली के एरिया में दिखाई दिए। कारण बस एक ही था कि पड़ोसी जो देश है हमारे, उसमें से जितनी भी माइनॉरिटी है, चाहे वो सिख हो चाहे हिंदू हो, उन सभी को इंडिया में परमिशन थी कि वो आए और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें, उनको दी जाएगी, सिवाय मुस्लिम्स की। यानी कि इस्लामिक जो लोग हैं, मुस्लिम्स जो हैं, उनको ये परमिशन नहीं थी। इसी वजह से लोग कहते हैं कि ये तो इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर को ही तोड़ रहा है। किसके बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है? हमारा जो नेशन है वो देखिए 2 प्रकार से कोई भी राष्ट्र बनता है। नेशन जो होता है, कंट्री होती है जोग्राफिकल यूनिट। नेशन होता है आपका एक यूनिट जो आपको एक जैसा बना रही है, एक राष्ट्र बना रही है किसी एक पैमाने के ऊपर, जो कि सिमिलर है सभी के लिए। अब ऐसी कोई सिमिलर चीज़ क्या है, तो हम देखेंगे पाकिस्तान जैसे यहाँ पर नेशंस को, जिसमें उनके पास सिमिलर है इस्लाम यानी कि रिलीजन। तो ये क्या हो गया? इस्लामिक कंट्री होगी, एक रिलीजियस कंट्री हो गई है। फिर हम देखेंगे ऐसा ही एक एग्जाम्पल है इजराइल का भी, कि इजराइल ऐसे तो एक रिलीजियस हम नहीं बोल सकते कि कंट्री है, लेकिन एक रेस के हिसाब से जरूर बनी हुई है। पैलेस्टाइन का और जो इजराइल का युद्ध चल रहा है, वो भी तो सारा का सारा रेसिज्म के ऊपर है, वो भी तो सारा का सारा हम देखते हैं रिलीजन के बेस्ड पे चल रहा है। ज्योग्राफी ऑल्सो इज प्लेइंग ए पार्ट, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? रिलीजन को लेकर है। ऐसे इंडिया में आप सोचेंगे कि इंडिया तो एक नेशन है, बिल्कुल सही बात है, हम लोगों का एक राष्ट्र भी है, लेकिन वो है कैसे? हमारे अंदर ऐसा क्या कॉमन है जो हमें एक नेशन बनाता है? जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को समझेंगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए हर देश के कुछ न कुछ पहलू होते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इंडिया में बहुत सारी यूनिटी दिखाई देती है क्या आप लोगों को? यानी कि एकता दिखाई देती है क्या? हम सब लोग, आप मैं एक जैसी बोली बोलते हैं क्या? हम लोग लिंग्विस्टिक नेशन है? ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें भी हम देख पाएंगे बहुत सारी लैंग्वेजेस को रखा गया है, बहुत सारी भाषाओं को यहाँ पर दर्जा दिया है। 22 भाषाएं हमें यहाँ मिलती हैं। तो भाषा के आधार पर हम देश नहीं बन सकते हैं। तो कुछ ऐसी गिनी चुनी कंट्रीज़ में से भारत एक ऐसी कंट्री है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक नेशन है, क्योंकि हम सब के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है वो लागू होता है, ये हमें बनाता है नेशन। इसका एक और एग्जाम्पल आप USA को भी देख सकते हैं। खैर, अब हम चलते हैं कि जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम एक राष्ट्र ही बना रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिक थ्योरी और बेसिक डॉक्ट्रिन से भी आप जोड़ सकते हैं, जो कि हमें 1973 के केशवानंदी भारती केस से मिलती है। और खैर, ये जो थ्योरी है बेसिक स्ट्रक्चर की, इसको आप नींव मान सकते हो। जैसे मकान को बनाने के लिए एक नींव की ज़रूरत होती है, वैसे ये फाउंडेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। सरकार चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। हमें पता है हमारा जो संविधान है वो एक्चुअली में रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों ही है। रिजिड का क्या मतलब हुआ? रिजिड का मतलब होता है एक्चुअली के अंदर की संविधान थोड़ा सा कठोर है। फ्लेक्सिबल की नरम भी है, आप जब चाहे उसको यहाँ पर अमेंडमेंट कर भी सकते हो, और अमेंडमेंट कई बार किन्हीं जो अनुच्छेद है उनके अंदर नहीं भी हो सकता है। तो जैसे इसका कारण क्या है? रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने का। रिजिडिटी का जो कारण है वो दिखाई देते हैं हमें कि हमारे यहाँ पर जो अमेंडमेंट होता है वो अलग अलग प्रोसीजर से होता है। जैसे पहला प्रोसीजर सिंपल मेजोरिटी से कई बार कुछ चीज़ें अमेंड कर दी जाती हैं। दूसरा यहाँ पर होती है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है। तीसरा हम देखेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। और फोर्थ हम देखेंगे कि हाफ ऑफ द जो स्टेट्स है उनका भी कंसेंट चाहिए, साथ में स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। अब सिंपल मेजोरिटी क्या है? जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से 50+1 का यहाँ पर वोट हो गया है, यानी कि मेजोरिटी हो गई है। ठीक है, 2-3 लोग यहाँ पर थे, उनमें से 2 ने बोला कि हम एक साथ हैं, या 4 लोग थे या 5 लोग थे, ऐसे ही कर करके उनमें से जो 50% आता है उससे एक एक्स्ट्रा इंसान क्या बोल रहा है कि हमें ये काम चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी से हो गया।
दूसरा हम देखते हैं इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के लिए आपको क्या चाहिए कि जो जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं उनमें से 2/3 लोगों की तरफ से इस चीज़ पे हामी होनी चाहिए। तो 2/3 अगर हम देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि कैसे, मान लीजिए 100 ऐसे पीपल है जो वहाँ पर उपस्थित है, लोकसभा के अंदर ये लोग हैं, और इनमें से 66 ने क्या बोला है, 67 के अंदर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हाँ हमें एक्चुअली में जो भी मोशन है, जो भी बदलाव करना है वो चाहिए है, तो ही आप इसको चेंज कर सकते हो। फिर हम देखते हैं थर्ड जो कि होती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जितनी टोटल स्ट्रेंथ है, मान लीजिए हमारे हाउस की यहाँ पर लोकसभा की कितनी टोटल स्ट्रेंथ है, हमारी होती है 545। ऑल्दो हमारी जो लिमिट्स है वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 550 तक हो सकती है, क्योंकि 2 इंडियन जो एंग्लो अब उनको नहीं लिया जाता है। तो 552 भी आप इसको लगा सकते हो। टोटल अभी 543 है। और हम देखते हैं कि इसमें से टोटल स्ट्रेंथ में से 2/3 यहाँ पर मेजॉरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा जो हाफ ऑफ स्टेट का है उसमें क्या होगा कि जितनी भी स्टेट है उनमें से अगर 28 है तो यहाँ पर क्या होगा, 14 या फिर 15 स्टेट्स की यहाँ पर हामी होनी चाहिए। तब ही आप कुछ चीज़ ऐसी है संविधान में जिनको बदल सकते हो। तो थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन हो गया, प्रीलिम्स के लिए काम आएगा। इसी के प्ले में जाती है प्रोटेस्ट जब होता है कि देखिए हमें क्या लगता है कि हमारा जो नेशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर बोलता है कि भारत जो है वो सेक्युलर कंट्री है, यानी कि धर्म निष्पक्ष यहाँ पर कंट्री हो जाती है, धर्म निरपेक्ष है, हम किसी के साथ में हमारा स्टेट का कोई संबंध नहीं है। ऑल्दो हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो कैसा सेक्युलरिज्म है, 2 तरीके के सेक्युलरिज्म होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव सेक्युलरिज्म क्या होगा कि स्टेट क्या करेगी, किसी के भी साथ में अपना कोई रिलेशन नहीं रखेगी। पॉजिटिव में क्या होता है कि स्टेट क्या करेगी, वो किसी के साथ में ऐसा रिश्ता तो नहीं रख रही है, लेकिन जितने भी धर्म है उनकी रिस्पेक्ट जरूर करेगी। तो इसी हिसाब से इंडिया में भी ये कंसेप्ट है कि देखिए जितने भी कंट्री के अंदर रिलीजन है उनको हम मानते हैं, जस्ट हमारा कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है। और स्टेट से यहाँ पर बाउंड्री आप अपनी अपनी स्टेट की ना लीजिएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर स्टेट जो शब्द है वो नेशंस के लिए, कंट्रीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंडिया जो है उसको कंट्री के ही बिहाफ पे उसका कोई भी धर्म नहीं होता है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी आप उसमें काउंट कर सकते हो। ये जाती है बातें सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि गवर्नमेंट से जब इस पे बातें पूछी जाती हैं तो गवर्नमेंट का बयान आता है कि क्योंकि मुस्लिम जो यहाँ पर है वो एक्चुअली में पड़ोसी देश जो है उसके अंदर मेजॉरिटी में है, तो इसी वजह से हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनको सिटीजनशिप दी जाए। उनके अधिकारों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई घनन नहीं हो रहा है। अभी दोबारा से सीएए के लिए हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जाती है। अब ये पिटीशन क्या बोल रही है, ये जो याचना लगाई गई है, ये याचना लगाई है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के द्वारा, और ये कहते हैं इनमें जो एडवोकेट कर रहे हैं इनको कपिल साबिल कर रहे हैं, जो कि एडवोकेट हरीश बारन के साथ में यहाँ पर काम कर चुके हैं। वो कहते हैं कि देखिए सीएए के जो रूल्स हैं सिटीजनशिप के लिए, अभी जो कि 2024 के मार्च में ही नोटिफाई हुए हैं कि आपका ये शुरू हो जाएगा। 2019 में बेशक वो आए थे लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया, लागू नहीं किया गया। उनके अंदर आप जिस भी कंट्री से आए हैं, मान लीजिए आप पाकिस्तान से ही आए हैं, तो आपको उसकी सिटीजनशिप को छोड़ना ज़रूरी नहीं है इंडिया की सिटीजनशिप को पाने के लिए। अब ये एक इस तरीके का काम हो गया जो हमें बताता है कि इंडिया के अंदर सिटीजनशिप, दोहरी सिटीजनशिप रख सकते हो। ये दोहरी सिटीजनशिप या डुअल जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट एक्चुअली में कुछ कंट्रीज़ के द्वारा एक्सेप्टेड है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो किसी ऐसी कंट्री में जा सकते हैं जहाँ की आप पहले से इंडिया के नागरिक हो और किसी दूसरी कंट्री के अंदर भी आप नागरिक बन गए हो। हालांकि इंडिया को ये मंजूर नहीं है। इंडिया क्या कहता है कि अगर आप कभी भी इंडिया की वॉलंटरी रूप से आप सिटीजनशिप छोड़ेंगे या किसी दूसरी कंट्री की आप सिटीजनशिप लेंगे तो उसी समय से आपकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो रद्द हो जाएगी, लेकिन आपके बच्चे की वो रद्द नहीं होगी। मान लीजिए पेरेंट्स है, अडल्ट है, 18+ है, पेरेंट्स तभी बने और उसके बाद में उन्होंने वो इंडिया से जाते हैं, कोई कंट्री छोड़ देते हैं। अब उनकी सिटीजनशिप, जब उन्होंने कंट्री छोड़ी तब उनके पास इंडियन सिटीजनशिप थी। जब वो दूसरी कंट्री में गए कुछ समय के बाद उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप को अक्वायर किया तो उनकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली रद्द हो गई। जब बात आई उनके बच्चे की जो कि खुद से इंडियन सिटीजन था, उसकी सिटीजनशिप तब तक रद्द नहीं होगी जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है। तब तक हो सकता है कि उसको डुअल सिटीजनशिप मिल रही हो। ये एक हम सोच सकते हैं कि छोटा सा कंसेप्ट है सिटीजनशिप के अंदर। अदरवाइज इंडिया के अंदर अगर आप किसी भी तरीके से, या तो 5 तरीके से आप सिटीजनशिप को ले सकते हो।
वो नेचुरलाइजेशन से कि नेचुरली आपके पास आपका जन्म हुआ है, बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। एक्वायर आप कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर एक्वायर होता है, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो वो क्या करनी पड़ेगी, आपको छोड़नी पड़ेगी। इसी सवाल के लिए पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती है कि ये तो संविधान के बिल्कुल अगेंस्ट मामला हो गया है। इवन जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, ये तो डायरेक्टली उसको वायलेट कर रहा है। खैर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या आगे एक्शन लेते हैं। उसके लिए लगातार यहाँ पर वीडियो पे आते रहिए, जो भी न्यूज़ से रिगार्डिंग होंगे हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम के ऊपर भी ग्रुप है जो कि यूपीएससी स्प्रिंट नाम से ही है। इसमें जो हम यहाँ डेली एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आर्टिकल हम पढ़ते हैं, उन सभी की आपको प्रीलिम्स के नोट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स में ये नोट्स होते हैं, पढ़ने में आसान होते हैं क्योंकि आपने वीडियो में पहले ही सुन लिया है मुझे, तो आप लोगों के लिए समझना भी ईजी होगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा आर्टिकल है जो कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है, जिसमें से सवाल पूछा जा सकता है, ऑल्दो ऐसे आर्टिकल डेली बेसिस पे आते ही रहते हैं, लेकिन 2 दिन में 1 दिन में वो उसका जो आंसर होता है वो भी आपको क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में ग्रुप के ऊपर मिल जाता है। और साथ ही में जो आप वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं उसकी पीपीटी का भी पीडीएफ आपको ग्रुप के ऊपर मिल जाता है। तो खैर ये थे इसके फ़ायदे। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे, और वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ओवर रिलायंस ऑन स्मीर माइक्रोस्कोपी फॉर टीबी डिटेक्शन। देखिए अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है आर प्रसाद के द्वारा, ये कहते हैं कि टीबी का जो टेस्टिंग होती है कंट्री के अंदर, अभी के लिए प्रिज्यूम किया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जो 2022 में यहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों पे 1352 लोगों को यहाँ पर टीबी मिलती थी, वो पॉपुलेशन के अंदर अब बढ़ के 1710 हो चुके हैं 2023 के अंदर, यानी कि वो टेस्टिंग के लिए जाते हैं, फिर उनको टीबी मिलती है 1 लाख में से। हाउएवर 2 साल पहले 2025 से पहले जब हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम यहाँ पर ली थी, अपने लिए एक डेडलाइन रखी थी कि उनको भारत से टीबी को 2025 तक बिल्कुल ख़त्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। फिलहाल के लिए केवल हम 21% ही ख़त्म कर पाए हैं, तो 21% के साथ ये बर्डन है। अभी इंडिया के अंदर एक इंडिया की टीबी रिपोर्ट निकाली गई है 2024 में, जिसने पब्लिकली ये बताया है कि जो वास्ट मेजॉरिटी टीबी जिनको मानी जाती है, टेस्टिंग जो की जाती है वो 100 साल पुराने तरीके से की जाती है, जिसमें ओल्ड स्पेक्ट्रम स्मेयर माइक्रोस्कोपी किया जाता है, यानी कि स्किन का कोई पार्ट आपसे लिया जाएगा, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोपी करके उसको देख के अच्छे से तब उसका निकाला जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे टीबी के पेशेंट्स हैं जिनमें से 79% जो टेस्टिंग हो रही है वो इसी तरीके से हो रही है, तो ओवर रिलायंस है, यानी कि ज़्यादा ही निर्भरता उसके ऊपर हो गई है। अब हम देखते हैं कि ये परसेंटेज थोड़ा सा तो डिक्लाइन हुआ है, मार्जिनल इसमें डिक्रीज आया है। कभी पहले 2022 में ये 23% होता था, 2023 में ये 21% हो गया है। लेकिन अब ये कैसे हुआ है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में एक मोलिकुलर टेस्ट आ गया है 2023 के अंदर। जो मोलिकुलर टेस्टिंग फैसिलिटी होती है कंट्री में वो लगातार बढ़ रही है। पहले वो 2022 में 5090 होती थी, यहाँ पर इतने लोगों ने इसे टेस्ट कराया था। अब 2023 में हम देखते हैं कि 6500 तक इसकी टेस्टिंग का जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ है मोलिकुलर टेस्टिंग के अंदर 2023 के अंदर। खैर हम देखते हैं कि ये जो इंक्रीज़ है ये प्रोपोर्शन को नहीं दिखा रहा है। फिलहाल के लिए 2 तरीके से यहाँ पर टेस्ट होता है मोलिकुलर लेवल पे, जिसमें पहला जो टेस्ट होता है वो होता है सीबी नेट टेस्ट, जिसके अंदर यहाँ पर लगभग 7.4 लाख पीपल ऐसे थे जिनको डायग्नोसिस किया गया टीबी के साथ में, जो कि जिनमें से हम देखते हैं कि यहाँ पर 37 लाख में से जो 7.4 लाख पीपल है उनको टीबी मिली है इंडिया में, जो कि 20% यहाँ पर दिखाता है कि यील्ड बहुत ज़्यादा है लोगों की। तीसरा जो हमने पहले देखा कि स्मिर माइक्रोस्कोपी पहला है, दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर है सीबी नेट नाम का टेस्ट जो कि मोलिकुलर टेस्ट है, और थर्ड इसी में आता है ट्रू नेट। ट्रू नेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये भी एक टेस्ट है। इसमें देखा गया कि 31.13 लाख ऐसे पेशेंट थे जिनके लिए टेस्टिंग करवाई गई, और उनमें से जो यहाँ पर निकल कर आया सामने कितने लोगों को टीबी मिली है, वो मिली है लगभग 3.3%, 3.3 लाख को। तो 3,33,000 यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको ये मिलता है, जो कि लगभग 11% बनाता है।
खैर टीबी रिपोर्ट की अलग अलग आंकड़े हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को याद नहीं रखने हैं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक पॉइंट यही हो सकता है कि टेस्ट के अंदर डायग्नोसिस जो है उसको चेंज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने में इस आर्टिकल को छोड़ देना, इतना समझ के छोड़ देना काफ़ी बेईमानी होगी आपके प्रिपरेशन के साथ में। तो क्यों ना हम चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। 2025 के मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, 2024 के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है एलिमिनेशन का पूरे के पूरे टीबी को इंडिया के ऊपर से एज अ हेल्थ में। अभी अभी यहाँ पर कोविड-19 जो है वो ख़त्म हुआ है, तो हेल्थ से रिगार्डिंग क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जीएस पेपर 3 के अंदर हम इसको देख सकते हैं, जिसमें कि सोशल जस्टिस नाम का टॉपिक है, जिसमें हेल्थ ऑब्वियसली आता है कि लोगों को कैसे आपने ठीक से प्रोवाइड करवाना है, सामाजिक न्याय प्रोवाइड कराना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी होता क्या है। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है कि एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है, जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया के नाम से ही, जो बैक्टीरिया है या फिर टीबी जम्स जिसको बोला जाता है, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है। और ये यूजुअली जो आपके फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, अटैक करता है। हाउएवर जो टीबी के जर्म्स हैं वो किसी भी पार्ट में अटैक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको फेफड़ों से रिलेटेड ही यहाँ पर टीबी हो। एक्चुअली में टीबी अलग अलग तरीके से हो सकती है। स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है आपकी, या फिर किडनी जो होती है वहाँ पर भी टीबी पहले बहुत सारे केसेस में देखने को मिली है। टीबी एयर के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में पास हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। क्योंकि टीबी के अंदर आपने बहुत सारे लोगों को कफिंग करते हुए देखा होगा, बहुत सारे लोग इसमें खांसते हैं, तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलती है, अगर वो दूसरा कोई पर्सन है उसके कांटेक्ट में आ जाता है और बॉडी के अंदर वो चला जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, तो उसके बाद जाकर ये उसकी बॉडी में भी एज अ डिजीज़ की तरह बननी शुरू हो जाती है। जो टीबी लंग्स में होती है उसको पल्मोनरी टीबी बोला जाता है, और जो टीबी लंग्स के बाहर होती है, फेफड़ों से अलग होती है, उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोला जाता है, यानी कि वो लंग्स से बाहर है, किडनी, स्पाइन या ब्रेन कहीं में भी हो सकती है। एवरीवन अगर कोई टीबी से इन्फेक्टेड होता है जर्म्स से, तो वो उनको ज़रूरी नहीं है कि बीमार बनाए, यानी कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इससे लड़ भी सकता है, बच भी सकता है। खैर, टीबी की बात करें तो टीबी वर्ल्ड के टॉप कोज है डेथ के अंदर, क्योंकि इस इन्फेक्शन की वजह से वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। टीबी एक्चुअली में जो पास्ट है उसकी कोई बीमारी नहीं होती थी, बहुत सारे ये रिसेंटली कुछ सालों से, यानी कि 200-300 सालों से ही ये आती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूनाइटेड नेशन से लेके यूनाइटेड स्टेट्स तक कि जहाँ पर वो लोग टीबी से पीड़ित हैं। अप्रोक्सीमेटली 2022 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड 10.6 मिलियन केसेस निकल कर आते हैं टीबी के। 2022 में ही यहाँ पर लगभग 8,331 केसेस थे जो यूएस से निकल कर आए थे। उसके बाद में जो टीबी के केसेस हैं वो थोड़े से डाउन तो ज़रूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि वर्ल्ड की ये पूरी की पूरी टीबी एलिमिनेशन के बारे में पता चल रहा है, इसमें यूनाइटेड स्टेट का एज एन एग्जाम्पल दिया गया है 1982 से 2022 तक का, कि यहाँ पर नंबर जो आते थे हर साल में वो 25,000 से कभी 26,000 होते थे, और वो धीरे धीरे डाउन आ रहा है। ऐसा ही एक नंबर हमें इंडिया में भी देखना है कि कैसे हम इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, और 2025 तक का हमने इसका टारगेट लिया है। फिलहाल के लिए देखते हैं कि टीबी स्प्रेड कैसे होता है। अब स्प्रेड कैसे होता है, मान लीजिए सबसे पहले तो ये बाय एयर होता है। इसमें अगर आप लोगों ने शेयरिंग कर लिया टूथब्रश की, या किसी से हाथ मिला लिया है, या फिर किसिंग करते टाइम या सलाइवा जो होता है वो किसी का हो जाता है, बेड, लिचन्स या टॉयलेट्स को आपने टच कर लिया है, फूड या यूटेंसिल्स को आपने क्या किया, शेयर किया है, तो इन सभी कारणों से टीबी नहीं फैलता है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं, मानी जाती हैं। यूजुअली हम लोग सोचते हैं कि इनके वजह से ही टीबी एक इंसान से दूसरे पर्सन के साथ में फैलेगा, लेकिन ये रीजन जो है वो नहीं होते हैं। इसके अलावा जो टीबी है वो कभी कभी इनएक्टिव भी हो सकती है, या टीबी की अलग अलग डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि 2 टीबी रिलेटेड कंडीशन होती है, एक होती है इनएक्टिव टीबी, दूसरी होती है डिजीज़ टीबी। पीपल जिनको लेटेंट टीबी इन्फेक्शन होता है या इनएक्टिव टीबी इन्फेक्शन होता है, वो एक्चुअली में बीमार महसूस नहीं करते हैं, यानी कि आप इनको एसिम्टोमेटिक मान सकते हैं कि उनको कोई सिम्टम्स का पता नहीं चलेगा, और उनके
जो जर्म्स हैं वो भी वो दूसरे इंसानों तक फैला नहीं पाएंगे। ये ऐसी टीबी होती है जो सालों तक आपके बॉडी के अंदर रह सकती है, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चलेगा और इनएक्टिव रहेगी। और हैव एक स्मॉल इसका ऐसा अमाउंट होगा टीबी के जर्म्स का जो आपकी बॉडी के अंदर अलाइव है, जिंदा है, लेकिन एक्टिव नहीं है। तो ये होती है इनएक्टिव टीबी। इनएक्टिव टीबी से टीबी की डिजीज़ कन्वर्ट हो सकता है। मान लीजिए वो बहुत सालों तक, 5 सालों तक आपकी बॉडी में इनएक्टिव रहा, असक्रिय रहता है, उसके बाद में वो सक्रिय हो जाता है और उसके बाद में आपको जो रियल टीबी होती है जिसको डिजीज़ माना जाता है उसमें भी वो अपने आप को बदल सकता है। तो 2 तरीके हैं। दूसरा फेज अगेन डिजीज़ वाला ही है जिसमें टीबी के जो जर्म्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और एक्टिव होने के बावजूद एकदम से क्या करना शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो होती है बैक्टीरिया और वायरसेस की वो यही होती है, उनका मल्टीप्लिकेशन। वो एक आपकी बॉडी में जाएंगे लेकिन आपके सेल्स के अंदर डीएनए से मैसेज पहुंचा कर उन पे कब्जा कर कर वो 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे। तो इसी अमाउंट में वो लगातार अपने आप को बढ़ाते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन होते हैं जो इन्फेक्टेड हो सकते हैं या फिर टीबी से बीमार हो सकते हैं। जब कुछ ऐसा है कि कुछ पर्सन है जो इनएक्टिव टीबी होती है, उनके स्मॉल अमाउंट ऑफ टीबी के जर्म्स उनकी बॉडी में गए हुए हैं जो जिंदा तो है लेकिन इनएक्टिव नहीं है। ये ऐसी टीबी है जिनको आप अदर्स को स्प्रेड नहीं कर सकते हो। इनमें सिम्टम्स का आपको पता नहीं चल रहा है। यूजुअली अगर आप टेस्ट करवाएंगे, स्किन टेस्ट होता है, तो वो यहाँ पर आपको पॉजिटिव टीबी स्किन टेस्ट दिखाएगा और टीबी के इन्फेक्शंस के जो ब्लड टेस्ट कराएंगे उसमें भी ये पॉजिटिव ही दिखाएगा। इसमें एक नॉर्मल जो चेस्ट हो सकता है, चेस्ट का एक्सरे होता है वो करवाया जाता है और एक नेगेटिव स्पेक्ट्रम स्मीयर नाम से भी टेस्ट है जो इसमें दिखाया जाता है। इसके लिए ट्रीटमेंट की बिल्कुल ज़रूरत है क्योंकि ये टीबी में कन्वर्ट ना हो जाए, टीबी जो डिजीज़ है, बीमारी है, उसमें कन्वर्ट ना हो जाए, इसी वजह से इसका इलाज करवाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। पर्सन विद टीबी की डिजीज़ की बात करते हैं तो देखिए इसमें लार्ज अमाउंट जो टीबी के जर्म्स हैं वो एक्टिव होते हैं बॉडी के अंदर, वो स्प्रेड कर सकते हैं दूसरों को। शिक आप महसूस करेंगे, खासकर खांसते रहेंगे, कफिंग रहेगी, बुखार आएगा, वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, भूख में कमी आएगी। यूजुअली जो टीबी का स्किन टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है, ब्लड टेस्ट इसमें पॉजिटिव आता है। इसके लिए एक अबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ता है, पॉजिटिव स्पेक्ट्रम स्मीयर और कल्चर नाम के टेस्ट जो है वो भी करवाने पड़ते हैं। इसको ट्रीटमेंट इसलिए करना होता है क्योंकि ये एक्टिव टीबी डिजीज़ है, इससे जो इंसान है उसकी मौत भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि टीबी जो है वो अनट्रीटेड इनएक्टिव टीबी कभी कभी डिजीज़ जो बनती है वो कैसे बनती है। मान लीजिए कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो टीबी के जर्म्स को ग्रो करने से रोक नहीं पा रहा है तो वो एक्टिव बन जाएंगे। अब इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में होता है जो हमें अलग अलग बीमारियों से पहले ही बचा लेता है, वायरसेस से उसको पता चल जाता है तो वो सब क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल सामने आते हैं और उनको मार देते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर क्या हो गया है कि अब इतनी ज़्यादा शक्ति बची नहीं है कि वो इनको ग्रो करने में रोक सके। अब वो नहीं रोक पाएगा तो फिर मैंने आपको समझाया 1 से क्या बनेंगे 2, 2 से क्या बनेंगे 4, तो ऐसे ही 4 से 8 ये मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे और एक्टिव हो जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर और टीबी की जो डिजीज़ है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मोस्टली जो लोग होते हैं यहाँ पर जो टीबी के साथ डायग्नोस्ड होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में पाए जाते हैं और वो इनएक्टिव के टीबी के ही केसेस वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि यहाँ पर 13 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर टीबी से जूझ रहे हैं। इनएक्टिव टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है वो 90% इफेक्टिव है इसको टीबी डिजीज़ बनने से रोकने के लिए। तो हम देखेंगे कि 10 में से यहाँ पर 9 ऐसे लोग होंगे जो इससे बिल्कुल प्रॉपरली ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसा जरूर होगा जिसकी जो टीबी है वो टीबी की बीमारी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ हम देख पाएंगे कि एक ये टिप ऑफ आइसबर्ग दिखाई देती है। प्रोबेबली हमें लगता है कि बहुत छोटी सी है, लेकिन यहाँ पर 2 टाइप की टीबी कंडीशंस है, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन और दूसरा होता है टीबी डिसीज़। लेटेंट को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और उनको जो टीबी डिजीज़ है उनके सिम्टम्स होते हैं, उनको स्प्रेड कर सकता है। तो ये क्या है, ये टिप है कि हमें दिखाई दे रहा, पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पर टीबी है, ये नुकसान है, इसको रोक लीजिए। लेकिन लेटेंट जो होती है उसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है तो वो आपकी बॉडी में बहुत समय तक रह सकती है और इससे जब ये कन्वर्ट होगी तो एकदम से इसको ट्रीटमेंट कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। पॉसिबल जो टीबी के सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, नाइट स्वेट्स यानी कि रात को सोते समय
पसीना बहुत आता है, वीकनेस होती है, फटीग होता है, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होता है, जो आपकी कफ होती है, खांसी होती है, वो 3 हफ्तों से ज़्यादा तक यहाँ पर रह पाती है, बुखार आता है, वेट लॉस हो जाता है, और जो आपकी चेस्ट है उसके अंदर दर्द होने लग जाता है, कभी कभी ठंड लगती है, भूख नहीं लगती है, एपेटाइट नहीं होती है, जब खांसते हैं, काफिंग करते हैं तो यहाँ पर ब्लड आता है। और यही कुछ कारण है जिससे हमें समझ में आता है कि पॉसिबल टीबी यहाँ पर किसी को हो सकती है। अब जो पीपल है ऐसे जो टीबी के साथ में बीमार हैं, जूझ रहे हैं, वो कैसे उनके जो टीबी के जर्म्स यहाँ पर होते हैं उनको कैसे वो स्प्रेड करते हैं, कैसे उनको दूसरों तक पहुँचाते हैं। टीबी डिजीज़ एक सीरियस कंडीशन है जिसमें डेथ हो सकती है अगर उसको आराम से ठीक समय पे ट्रीट नहीं किया जाता है। टीबी डिजीज़ जो है वो हमेशा ही मेडिसिन से ही क्योर की जा सकती है। अगर कोई पर्सन है टीबी डिजीज़ के साथ में तो उसको अलग अलग काम करवाने पड़ेंगे। सबसे पहले उसको एक्सरे करवाने पड़ेंगे, कुछ लैब टेस्ट उसको करवाने पड़ेंगे, फिर 4 से 6 महीने की मेडिसिन उसको खानी पड़ेंगी, और उसके बाद मान लीजिए फॉलोअप उसको करते रहना पड़ेगा कि उसकी टीबी पूर्ण तरीके से ख़त्म हुई है या नहीं हुई है। कुछ पब्लिक हेल्थ वर्कर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं पीपल को जो टीबी से मान लीजिए उनको हो गया है, तो उनको एक्सपोज हो गए हैं वो लोग, तो उसको फाइंड करें। एक पर्सन जो एक्सपोज कर देता है किसी दूसरे को कंटेजिनियस, क्योंकि ये बीमारी है तो टीबी के कंटेक्ट में आते ही वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं। पर्सन जो भी एक्सपोज्ड हुआ है टीबी से, वो फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, रूममेट हो सकते हैं, हाउसमेट, क्लोज फ्रेंड्स, कोवर्कर, क्लासमेट्स, अदर, ये सब ऐसे लोग हैं जो आपके सराउंडिंग में रहते हैं और जिनको मान लीजिए किसी पर्सन को टीबी हो गई है तो उनकी वजह से वो भी एक्सपोज्ड हो सकते हैं। जो भी यहाँ पर पीपल है टीबी डिजीज़ के, वो टीबी जर्म्स को अराउंड में यहाँ पर स्प्रेड कर देते हैं। हालांकि इंटेंशनली ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ये ऐसा कोई सोच समझ कर नहीं कर रहा होगा, लेकिन ऐसा क्योंकि हो जाता है, ये अनकॉन्शियसली हो जाता है, आप खास रहे हो, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ड्रॉपलेट्स चली जाती हैं। तो वही है कि लोकल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वो क्लोज टू क्लोज यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके थोड़ा सा ध्यान रख के इस बीमारी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि ये रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क होते हैं। देखिए कौन कौन ज़्यादा रिस्क पे है अगर वो टीबी जर्म से इन्फेक्ट हो जाता है। तो सही बात है कि कोई भी यहाँ पर हो उनको टीबी बिल्कुल हो सकती है, एनीवन कैन गेट टीबी। सम पीपल हैव ए हायर रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद टीबी, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा रिस्क होता है। कौन कौन है वो, जो किसी समवन इन्फेक्शन उनको पहले ही था, उनके कंटेक्ट में आ गए हैं, जो बोर्न हुए हैं ट्रैवल कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि मेक्सिको, फिलीपींस, वियतनाम, इंडिया इवन इटसेल्फ इज़ अ टीबी कैपिटल की तरह जाना जाता है, चाइना, हैती, गौतमाला, ये ऐसी कंट्रीज़ है क्योंकि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई रेट है टीबी के, तो वहाँ से इन्फेक्टेड होना भी आसान हो जाता है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो इन्हीं प्लेसेस में रहते हैं तो उनको भी ज़्यादा हाई रिस्क यहाँ पर होता है। हम देखते हैं कि 2010 से ही मेजॉरिटी ऑफ टीबी केसेस जो निकल कर आते हैं वो 73.8% ऐसे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में निकलते हैं, 20.55% ऐसे हैं जो यूएसए में निकलते हैं। इंडिया के अंदर 2022 में जितने भी लोग यहाँ पर टीबी हुई है उनमें से 9% ऐसे हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, वियतनाम, चाइना, ग्वाटेमाला, यहाँ पर मेक्सिको, अदर कंट्रीज़। तो काफ़ी बड़ा जो शेयर है वो हम देख पाएंगे कि इंडिया का और फिलीपींस एंड मेक्सिको का ही यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेवलपमेंट किसको है टीबी डिजीज़ ज़्यादा होने का। तो पीपल वही है हाई रिस्क जो डेवलपिंग टीबी डिजीज़ है वो जनरली 2 कंट्रीज़ में कैटेगरीज़ में ज़्यादा पाई जाती हैं। मान लीजिए किसी को अगर टीबी हो गई है तो अब उनको क्या होगा, उनका इम्यून सिस्टम क्योंकि वैसे ही वीकन हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, तो इनकी वजह से उसको अलग तरीके की और बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि HIV का इन्फेक्शन उनको हो सकता है, डायबिटीज़ से वो जूझ सकते हैं, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने की भी यहाँ पर आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। इतना ज़्यादा उनको हेड और नेक का कैंसर हो सकता है, सब्सिस्टेंस का अब्यूज़ हो जाता है कई बारी, लो बॉडी वेट तो इसमें से एक ऑलरेडी सिम्टम्स है ही। टीबी की टेस्टिंग कैसे होती है, 2 तरीके से किया जा सकता है, ब्लड टेस्ट कर लीजिए या फिर स्किन टेस्ट कर लीजिए, स्किन के जो कुछ पार्ट है उसको निकाला जाता है। इधर जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा तो फर्दर टेस्ट के लिए उनको टीबी कन्फर्म है या नहीं है ब्लड टेस्ट के लिए भेज जाता है। अगर स्किन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है,
और चेस्ट का एक्सरे होता है। टीबी ब्लड टेस्ट की बात करें तो इसमें देखिए ब्लड जो होता है उसको एक लैब के अंदर भेजा जाता है एनालाइज करने के लिए। पॉजिटिव ब्लड टेस्ट के अंदर मान लीजिए कोई पर्सन है जो इन्फेक्टेड हो गया या फिर लाइकली है कि इन्फेक्टेड हो सकता है, उन सब का यहाँ पर ब्लड टेस्ट किया जाता है। नेगेटिव ब्लड टेस्ट जब आता है तो एक पर्सन को जो ब्लड है उसने एक्चुअली में टेस्ट के साथ में कोई रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको टीबी है, नहीं हो सकती है टीबी, हो सकता है वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर हो। तो इसी वजह से ज़्यादा आगे बढ़कर यहाँ पर टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए। टीबी स्किन टेस्ट जो होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर टीबी स्किन टेस्ट के अंदर मोंटोस ट्यूबरक्लून स्किन टेस्ट इसका पूरा का पूरा नाम है। इसके लिए 2 विजिट करवानी पड़ती है किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऊपर। सबसे पहली विजिट के अंदर टेस्ट जो है वो होता है आपकी स्किन के अंदर यहाँ पर लगाया जाता है। दूसरी विजिट में टेस्ट को पढ़ा जाता है। ये देखिए क्या हो रहा है कि एक दवाई जो होती है वो आपकी हैंड में आपकी स्किन के अंदर डाली जाएगी, उसके रिएक्शन में आपकी स्किन जो है वो कितना बड़ा यहाँ पर एक हम देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन करेगी, सूजन लेके आएगी, उसको नापा जाएगा। उसको नापने के बाद में हमें समझ में आता है कि 10 mm का है, 20 mm का है, क्या आपको सही में टीबी है, नहीं है, कितने फेज के अंदर है। पीपल वैक्सीनेटेड करवा देने चाहिए। देखिए जो टीबी है उसकी वैक्सीनेशन है जिसको बेसाइल क्लेमेटाइन गुरेन के नाम से जाना जाता है। ये एक टीबी की वैक्सीन होती है। टीबी की वैक्सीन बचपन में ही बच्चों को खासकर मिल जानी चाहिए, स्मॉल जो बच्चे होते हैं, ताकि उनको आगे फ्यूचर में जाकर टीबी ना हो और प्रोटेक्ट कर सके वो एक्टिव जो टीबी होती है चिल्ड्रंस के अंदर भी या इनएक्टिव होती है, उन दोनों से ही। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ट्रीटमेंट इसका कैसे हो। तो ट्रीटमेंट जो है इनएक्टिव टीबी के लिए उसको देखा जा सकता है। पीपल मान लीजिए इनएक्टिव टीबी के साथ है, वो लोग बीमार महसूस नहीं कर रहे हैं, तो जब तक उनके टीबी के जर्म्स बॉडी के अंदर हैं वो जिंदा रह सकते हैं और कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। तो इसी वजह से उनको ट्रीटमेंट देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ट्रीटमेंट फॉर इनएक्टिव टीबी होगा क्या। सबसे पहले तो एक छोटा होता है, इसमें 4 से 6 महीने की दवाई ना लेने की बजाय बल्कि 15 दिन से लेकर 2 महीने तक के टाइम फेज के अंदर ये ठीक हो सकता है। इसमें पैसे कम लगते हैं, लेस कॉस्टली होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी कम होते हैं। पीपल जिनके भी टीबी है वो टीबी जर्म्स क्योंकि फैमिली में भी यहाँ पर पास कर सकते हैं, तो इसी वजह से मेडिसिन जो है वो यहाँ पर ठीक तरीके से देना बहुत ज़रूरी है। खास करके फ्रेंड्स और जो अलग उनके आसपास के लोग हैं उनको भी प्रिवेंटिव के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन है जो उनको मिल जानी चाहिए। और पीपल जो है टीबी डिजीज़ के उनको सेवरल अलग अलग तरीके की दवाई लेनी पड़ती हैं और कम से कम जो हम जान सकते ट्रीटमेंट है वो 4 महीने के अंदर क्योर किया जा सकता है। फिर कुछ डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी भी होती है DOT के नाम से। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है कि यहाँ पर पेशेंट जो है वो अपने ट्रीटमेंट के ऊपर रह के जो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। इसमें कुछ डॉट विजिट होती हैं। इसके अंदर जो पेशेंट से सवाल पूछे जाते हैं, ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टीबी एलिमिनेशन के लिए क्या क्या हो रहा है। टुगेदर हम सब एक साथ मिलकर टीबी को एलिमिनेट कर सकते हैं, वर्ल्ड से भी और इंडिया से भी। इसके लिए जो करंट टीबी के प्रोग्राम है डायग्नोसिस करने के, उसको पता लगाने के, ट्रीट करने के, उनको एक तो मजबूत बनाना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसके अलावा इंक्रीज़ करना पड़ेगा जो एफर्ट्स हैं आइडेंटिफाई करने के लिए इनएक्टिव टीबी इन्फेक्शंस को, ताकि पहले से ही पता चल सके, वो ज़्यादा बड़ा ना हो और उसको पहले से ही यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उनको थिंक टीबी के तरीके से यहाँ पर सोचना होगा। देखिए प्रोटेक्ट जो है वो हेल्थ को रख सके, वेलबींग जो है कम्युनिटी मेंबर्स की जो हाइयर रिस्क पे है टीबी के, उनको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा रिस्क पे है, उनके साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, टेस्ट करना चाहिए ऐसे जिनको भी ज़्यादा रिस्क यहाँ पर महसूस होता है। और इसके अलावा क्या क्या की पार्टनर्स हैं वर्ल्ड के लेवल पे अगर हम देखें तो देख पाएंगे अमेरिका में एक ऐसा चलता है जो कि NTCA के नाम से स्पोर्ट टीबी USA यहाँ पर है। हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, ऑफिसेज, सेंटर्स, एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। स्टेट एंड लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पर काम करती है। टीबी सर्वाइवर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि
क्या क्या इंडिया के अंदर अब इसका इम्पोर्टेंस है। तो इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो इंडिया में देख पाएंगे कि देखिए सबसे पहले तो ग्लोबल लेवल पे भी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सबसे ज़्यादा लीडिंग कोज जो है डेथ का वर्ल्ड वाइड में वो टीबी की वजह से ही होता है। 1/3 वर्ल्ड इससे इन्फेक्टेड है। 6 मिलियन केसेस जो है वो ग्लोबली हो ही जाते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी मोरालिटी यानी कि मौत जो होती है लगभग 1000 डेथ होती है डेली बेसिस पे। हर रोज़ 1000 आदमी टीबी से यहाँ पर मर जाते हैं। एस्टिमेट किया जाता है कि यहाँ पर 1 लाख के ऊपर हर रोज़ 185 नए केस आते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास रिसेंट का नेशनल एपिडेमोलॉजिक डाटा नहीं है तो उस एब्सेंस की वजह से इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ पर आते हो, हमें पता नहीं है। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करने में टीबी को इंडिया में भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एपिडेमोलॉजिकल प्रोसेस कि आप बीमारी को ढंग से पढ़िएगा। एपिडेमोलॉजी क्या होती है, बीमारी होती है, उसकी स्टडी, उसको डायग्नोस करना, ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। फिर कुछ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री भी इंडिया की ऐसी ही है देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ड्रोट है, अकाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोगों को टीबी होती है। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री भी ऐसी ही रही है कि ड्रोट्स पड़े हैं, अकाल पड़े हैं, लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है और इन्हीं कारणों की वजह से टीबी ज़्यादा बढ़ी है। फिर है हमारे पास नेशनल टीबी का जो एनटीपी है यानी कि प्रोग्राम हमने चलाया हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। क्या क्या उसमें है वो हम समझेंगे, ये भी एक कारण है जिसका प्रभाव पड़ता है। कुछ सोशल इनइक्वालिटीज़ भी है, सामाजिक तरीके से भी यहाँ पर जिनका पता चल जाता है कि उनको टीबी हो गया तो उनको उनसे व्यवहार जो है वो चेंज हो जाता है लोगों का, जो कि डिफरेंशिएशन को जो यहाँ पर इनइक्वालिटी है उन सारी चीज़ों को दर्शाता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो कई बार सामने आकर आना ही नहीं चाहते हैं या फिर अगर पता भी चल जाता है तो ढंग से ध्यान नहीं रख पाते, हिम्मत तोड़ देते हैं। कुछ कल्चरल एटीट्यूड एंड बिलीफ भी होते हैं, क्योंकि इंडिया में अगेन हम बात करें यूनिटी की और वो भी डाइवर्सिटी के अंदर, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग बिलीफ्स हैं, अलग अलग भरोसे हैं, अलग अलग रिचुअल्स हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स जिनको टीबी हो भी गया है वो भी इलाज नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली उनके जो रिचुअल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो लेना अलाउड नहीं होता है। कुछ सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है फैमिलीज़ के ऊपर कि इकोनॉमिक वो ज़्यादा कमा नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए घर का जो मेन अर्निंग यहाँ पर ओनर था, जो कमाता था, उसी को अगर टीबी हो गया है तो वो इस कारण से अब ज़्यादा कमा नहीं पाता है और इसी वजह से उनको जो न्यूट्रिशन है, दवाइयाँ जो है उनको लेने में मुश्किलें आती हैं। फिर रिवाइज्ड ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग लेके आए, उसको समझेंगे कि क्या क्या हमारे टारगेट और उसको कैसे किया जा सकता है। कुछ रोल ऑफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी है जो इंडिया में काम करती है। सबसे पहले देखते हैं एपिडेमोलॉजिकल प्रोसेस को। इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो होता है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की ज़िंदगी जीते हैं, क्राउडेड लिविंग कंडीशंस है, तो इसी वजह से भी ये होता है कि एक से दूसरे आदमी के अंदर स्प्रेड होना बहुत ईजी हो जाता है। दूसरा है एब्सेंस ऑफ नेटिव रेसिस्टेंस। हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसे एब्सेंस रेसिस्टेंस के लिए है नहीं जिसको हम समझे और फिर हम लोग बोल पाए कि ठीक है हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इससे हमें प्रोटेक्ट भी करेगी। दूसरा है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्लोजनेस, कॉन्टैक्ट ज़्यादा है। इन्फेक्शस जो है वो एक्चुअली में सोर्स सबसे बड़ा स्प्रेड का यही है, फैलता इसी वजह से है क्योंकि दूसरे इंसान से इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। जो स्पेक्ट्रम पॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। पैटर्न ऑफ काफिंग वो भी हमें क्योंकि एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो इन सब से समझ में आता है कि कैसे यहाँ पर चीज़ें एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रही हैं। कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स देखते हैं। टीबी को एक्चुअली में राजा योगा बोला जाता था, राजा रोगा यानी कि किंग ऑफ डिजीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऐसी डिजीज़ है जो काफ़ी हार्मफुल है, काफ़ी ज़्यादा डेथ इसमें होती है, तो इसी वजह से इसको ये दर्जा दिया गया। 1900 से लेकर 1947 में जब इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल से जूझ रहा था तो ऐसी कोई क्लियर हमारे पास पॉलिसी नहीं थी टीबी कंट्रोल को लेकर। इवन लोगों में बहुत ज़्यादा उनका शोषण होता था। बहुत सारे लोग, चाहे वो अमीर जमींदार हो या फिर हम देख पाएंगे ब्रिटिशर्स हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल के लिए जो यहाँ पर सोर्सेज होते हैं, मटेरियल होता है, उसको लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें उनसे उगवाते थे और
खास करके कमर्शियल जो यहाँ पर फील्ड्स होती हैं, खेती होती थी, कमर्शियल खेती का इस्तेमाल किया जाता था, क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से कई बार अकाल हो जाता, ड्रोट हो जाता, फ्लड आ जाती, लोगों के पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं होते, लोन्स को देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन थे नहीं, बैंकिंग ऐसी सुविधा नहीं थी, तो लोन्स जो मिलते भी थे वो भी मिलते थे साहूकार से। तो खैर इसी कारण की वजह से लोगों में भूखमरी के कारण, कुपोषण के कारण बहुत सारे जो केसेस टीबी के वो बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। हम जो फ्रीडम हमें आ जाती है, स्ट्रगल कंप्लीट हो भी जाता है, तो भी कोई क्लियर पॉलिसी टीबी कंट्रोल को लेकर नहीं बनती है। फिर उसके बाद आती है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ताई के नाम से ये जानी जाती है, जो कि सबसे पहले टीबी की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाती है, निर्धारित करती है। उसी के बाद में ये स्टार्ट होता है। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है, जिसकी वजह से खाने की अगेन शॉर्टेज हो जाती है। अगेन जो लोग हैं इकोनॉमिकली भी थोड़ा पीछे हो जाते हैं, खाने में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, फूड और न्यूट्रिशन अगेन नहीं मिल पाते हैं, तो अगेन ये बीमारी एक भयंकर रूप ले लेती है और बहुत बार सीवियर बंगाल फेमाइन आती है। देखिए सीवियर जो बंगाल फेमाइन है, यहाँ पर बाढ़ें जो आई हैं, अकाल जो पड़ा है बंगाल के अंदर, उसकी वजह से भी लोगों में आज तक भी हम देख पाते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो घर कर गया है जनरेशन बाय जनरेशन। 1947 से 1950 तक की बात करें तो सबसे पहले तो हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर रिफ्यूजीज़ हैं उनका इन्फ्लक्स हो जाता है, वो अंदर आ जाते हैं। कुछ 10 से 15 मिलियन रिफ्यूजीज़ इंडिया में आते हैं, कुछ इंडिया से पाकिस्तान की तरफ भी जाते हैं। 80% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी थ्रेशोल्ड की रहती है और मोर देन 5% यानी कि 2.5 मिलियन जो है उनको ही केवल ट्रीटमेंट मिल पाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 में ऑलरेडी ये लिखा गया है। आर्टिकल 47 किस में आता है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑलरेडी लिखा है कि हेल्थ प्रोविजन से रिलेटेड स्टेट को यहाँ पर काम करना चाहिए, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मेंशन कर सकते हो। 1956 से 1960 तरफ की हम बढ़ते हैं, 65 की तरफ, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है, जिसकी वजह से अगेन जो लोग हैं उनके पास से पैसा ख़त्म होता है। 58 मिलियन लोगों को वैक्सीनेटेड किया जाता है। इफ़ेक्टिव है या नहीं है वो अभी समझने की बात है, लेकिन लार्जेस्ट प्रोस्पेक्टिव जो है वो यहाँ पर स्टडीज़ के लिए देना शुरू कर दिया जाता है कि नहीं, अब जो ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी हो जाता है। कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। NTP जो आता है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, इसके तहत गोल्स जो है वो यही है कि जो डेथ होती है और डिसेबिलिटी हो जाती है टीबी की वजह से, मान लीजिए किसी को स्पाइन है यानी कि रीढ़ की हड्डी की टीबी हो गई है, तो वो ढंग से उठ नहीं पाते, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जितना हो सके उतना ख़त्म कर देना है। और जो चेन होती है ट्रांसमिशन की, एक इंसान को टीबी हुआ, उससे ये जो टीबी है वो किसी 2 को और फैल जाती है, इनसे फिर ये किसी और को फैलती है, इनसे फिर ये किसी और को फैलती है। तो ये जो सबसे बड़ा रीजन है टीबी होने का इंडिया के अंदर, उसको यहाँ पर ये जो चेन है इसको तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है प्रोग्राम के अंदर। देखिए सबसे पहली बात तो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडिक्वेट है, बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, अनुचित तरीके से चीज़ें जिनके पास पहुंचनी चाहिए वो टाइमली पहुंच नहीं पाती है। तो इन सभी कारणों की वजह से जो लागू करना है इस नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम को, उसको लागू करने में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। फिर हम देखते हैं कि कॉम्पिटिंग प्रोग्राम्स काफ़ी हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, फूड एंड इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको थोड़ा मुश्किल बनाती हैं। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या क्या है NTP के? अर्बन रूरल डिस्पैरिटी है। देखिए क्या होता है डिस्पैरिटी के अंदर कि अर्बन लेवल पे ज़्यादा लोगों को शायद सुविधाएं मिल भी जाती हैं पढ़ा लिखा होने की वजह से या और भी जो कंडीशन है उनकी होने की वजह से, लेकिन रूरल के अंदर, ग्रामीण जो क्षेत्र है उनके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इनएडिक्वेट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगेन यही एक कारण है। हेल्थ पर्सोनल जो है वो रूरल एरियाज़ में जाकर काम करना नहीं चाहते हैं बहुत बड़े लेवल पे, तो इसी वजह से कम है, लिमिटेड है। ड्रग्स यानी कि जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, वो भी यहाँ पर प्रॉपरली नहीं मिल पाती हैं। एंड अगेन जो माइक्रोस्कोपिक फैसिलिटीज़ है कि जिससे डायग्नोसिस हो सके, अच्छे से पता चल सके कि बीमारी है भी या नहीं है, वो भी यहाँ पर प्रॉपरली नहीं है, अच्छे से ज़्यादा नहीं मिल पाता है जितना चाहिए होता है।
इसकी वजह से इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी निकल कर आती है, जिसमें रिसोर्स पुअर जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर उनको कोई एक्स्ट्रा इनपुट्स नहीं मिलता है, ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, वो ज़्यादा इसके ऊपर काम भी नहीं कर पाते। रिसोर्स पुअर स्टेट्स कौन कौन सी है? देखिए, एक तो रिसोर्स रिच स्टेट्स है, तो रिच स्टेट्स में हम देख पाएंगे केरला को, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को, इवन तमिलनाडु को। ये ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने रिसोर्सेज में, अपने जो GDP है उस सब में बहुत अच्छी है, फाइनेंस कमीशन की तरफ से भी इनको ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन अब जो पुअर स्टेट्स हैं, पुअर स्टेट कौन सी हो गई? बिहार यहाँ पर आ जाती है। अगेन जो अदर स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश को हम यहाँ पर देख पाएंगे, उड़ीसा इधर है, इसी के अंदर यहाँ पर हम देख पाएंगे बिहार के, झारखंड को। सो ये जो स्टेट्स हैं अलग अलग पुअर स्टेट्स, इनको ज़्यादा क्योंकि फाइनेंशियल इनके पास ऑटोनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ये अच्छे स्तर पर टीबी को कंट्रोल करने में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। फिर बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें 75% हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, तो हेल्थ से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो 75% तक प्राइवेट में, हॉस्पिटल्स में ही होते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई क्लियर टीबी पॉलिसी या मॉनिटरिंग के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई है। इसके कुछ अदर इश्यूज भी हैं, जैसे कि पेशेंट फैक्टर लिंक टू पॉवर्टी। मैं बहुत अच्छे से आपको ये समझा चुकी हूँ कि देखिए, जैसे ही रिडक्शन होना शुरू हो जाता है सिम्टम्स में, उसी टाइम पे पेशेंट जो होते हैं वो दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि इससे और ज़्यादा खर्च क्यों करना है, हम तो ठीक होना शुरू हो गए हैं। अगेन कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट की वो भी ज़्यादा महंगी है, इसका भी एक कारण है कि वो छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ दवाइयाँ खानी पसंद नहीं है, तो ये भी एक कारण हो जाता है। फिर सोशल सपोर्ट बहुत अच्छे से उनको नहीं मिल पाता है, लोगों को डर लगता है कि हमें भी हो जाएगा, तो वो एक सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, एक स्टिग्मा उसके चेहरे पे बन जाता है, कलंक टाइप ही ऐसा लग जाता है। तो इसी वजह से लोगों को सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। फिर पेशेंट की एजुकेशन जो है उसमें भी कमी रह जाती है, उनको भी ढंग से नहीं बताया जाता है कि आपको कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, या प्रॉपरली इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, बीमारी है तो क्यों है। तो ये जो अवेयरनेस है, एजुकेशन है, वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। कभी कभी जो डॉक्टर्स हैं उनका जो यहाँ पर बिहेवियर होता है वो भी काफ़ी रूड हो जाता है, काफ़ी गुस्सा वो दिखा देते हैं, जिनकी वजह से पेशेंट उनके पास आना नहीं चाहते। तो ये बहुत ही, मैं बोलूँगी कि टर्शरी लेवल के यहाँ पर कारण है। पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नेशनल टीबी जो प्रोग्राम है वो है क्या, उसमें क्या क्या गोल्स है, क्या क्या पर्सपेक्टिव है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चीज़ उसको इम्पैक्ट करती है। अब हम देख रहे हैं कि क्या क्या ऐसी एडिशनल चीज़ें हैं जिनको भी मायने अलग से है। तो मेन आंसर राइटिंग के लिए छोटे छोटे नोट्स में आप इनको देख सकते हैं। फिर अगेन जो प्रॉब्लम होती है वो पेशेंट की फॉलोअप की है। मान लीजिए कि उनको क्या हो गया, एक बार बीमारी थी, उसका उनको ट्रीटमेंट मिल गया है, उनको दवाइयाँ मिल गई हैं, लेकिन फॉलोअप दोबारा अब वो जाकर सवाल पूछते हैं, दोबारा वो यहाँ पर जाकर जो एड्रेसेस हैं, पर्सनल है, तो उनसे वो कंटेक्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। सोशल इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो पॉवर्टी उसमें सबसे ऊपर आती है। ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के जगह पे रहना पड़ता है, उससे भी ये हो जाता है। न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट है, उचित नहीं है, नॉलेज ज़्यादा नहीं है, ये सब कारण है जो सोशल इनइक्वालिटी का भाग बनाते हैं। जेंडर डिफरेंशियल्स भी इसके अंदर है। सीधा सीधा अगर किसी वुमन को हो जाता है तो उनकी क्योंकि कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है, तो इसी वजह से उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हायर रेट ऑफ मोर्टेबिलिटी यहाँ पर है, मोरालिटी ज़्यादा हो जाती है, लेस यूज़ होता है हेल्थ सर्विसेज का, सोशल स्टिग्मा ज़्यादा हो जाता है। तो महिलाओं के अंदर भी जो दवाइयाँ हैं, ट्रीटमेंट है, उनको प्रॉपरली यहाँ पर नहीं मिल पाता है। कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि एटीट्यूड एंड बिलीफ, क्या क्या मानते हैं। कोई लोग स्टिग्मा मान देते हैं, तो किसी को आइसोलेट कर दिया जाता है, बिल्कुल अलग थलग रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तलाक ले लेते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे कारण हैं कि जो यहाँ पर इसको प्रॉपरली ख़त्म होने से रोकते हैं। कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो कोजेशन के, यानी एक होता है ना कि थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, उससे रिलेटेड है, जो सच नहीं है लेकिन मान लिए जाते हैं, जिसमें सेक्स रिलेटेड बिलीव्स आते हैं। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाता है। फूड एंड वाटर से रिलेटेड कुछ कारण हो जाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट करें तो ह्यूमन कॉस्ट की बात करें तो ये जो डेली के लगभग हमारे 4.56 से 4.56 से लेकर 6.28 मिलियन ऐसे हैं जिनका हमें नुकसान हो जाता है। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर भी वर्क डेज जो है, जिसको टीबी हो गई है वो काम नहीं कर पाता है, तो वर्क डेज का इसमें नुकसान हो रहा है। मेडिकल एंड नॉन मेडिकल इकोनॉमिक कॉस्ट वो अलग से आता है। अदर कॉस्ट में बच्चों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इनएडिक्वेट फूड उनको मिल पाता है, क्लोथिंग अच्छी
नहीं मिल पाती है, मान लीजिए जो अर्निंग मेंबर है उसी को जाता है तो बुक्स वगैरह, बच्चों की यहाँ पर केयर नहीं हो पाती है अच्छे से, उनको स्कूल से अब्सेंस होना पड़ता है, कभी कभी ड्रॉप आउट भी करवा लिया जाता है और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अर्ली उनको काम करना पड़ता है। इसमें कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रोल है जो कि 1960 से 1980 तक उन्होंने निभाए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि मेडिकल जो मॉडल है उसके अंदर उसका जो बिलीफ है वो सबसे पहले सुप्रीमेसी उसको दीजिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए स्टिग्मा है किसी कम्युनिटी के अंदर, उनका मानना है कि नहीं अब इसका इलाज नहीं हो सकता है, इससे रिलेटेड कोई झाड़ फूक करवाइए, तो ऐसे बिलीफ्स को बिल्कुल भी नहीं मानना है। मेडिकल जो मॉडल है सिर्फ उसी पे विश्वास करना है, हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, फोकस करना है कि सिलेक्टिव हेल्थ केयर यहाँ पर दिया जा सके और जो फंडिंग है टीबी प्रोग्राम से लेकर वो धीरे धीरे कम होती जाए। फिर हम देखते हैं कि RNTCP की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। देखिए अब जो ये नेशनल प्रोग्राम यहाँ पर लेके आया गया, इसमें हम देखते हैं कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि टीबी की वजह से साथ साथ में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से HIV होने का डर होता है, एड्स होने का डर होता है, और इम्यूनो डिफेंसिव वायरस HIV जो होता है उसका कारण ही ये है। ये भी आप देखेंगे ऑटो इम्यून डिफिशियंसी यहाँ पर होता है दोनों में, कि इसमें जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इतना कमज़ोर हो गया है कि अब वो आपको किसी भी बीमारी से बाहर के से बचा नहीं पाएगा। तो इसी वजह से जो ड्रग्स आप लेते हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं, वो रेसिस्टेंट कर जाते हैं, यानी कि अब उनका असर होना बंद हो जाता है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस या फिर इसको MDR भी बोला जा सकता है, जिसकी वजह से आप ये बहुत बड़ी समस्या इवन अभी भी देश भर में ये निकल कर आ रही है। तो इसका एक पॉइंट आप इसको जरूर यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ डॉट्स हैं कि क्या क्या करने चाहिए, यही है कि देखिए रूरल कंडीशंस के अंदर चीज़ों को प्रोवाइड करवाना अभी के लिए इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, लेकिन उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट के कल्चरल बिलीफ्स जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है उसको, लेकिन वो कल्चरल बिलीफ उनको रोक ना पाए तो उसके लिए अवेयरनेस बढ़ानी ज़रूरी हो जाती है। फिर सभी के खुद के मानव अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनका भी ध्यान यहाँ पे रखना होगा। जो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए मोटिवेटेड पर्सनल जो है वो नहीं जाना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको मोटिवेट करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार के द्वारा पैसे दे के काम करना चाहिए। और जो कंट्रोल नहीं है प्राइवेट प्रोवाइडर के ऊपर, जो प्राइवेट यहाँ पर हॉस्पिटल्स है तो उनके ऊपर कोई रेगुलेशंस लगाइए, उनके लिए भी यहाँ पर कोई एक पॉलिसी जो है उसका फॉर्मुलेशन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर पूरे के पूरे नेशनल लेवल पे भी एक स्ट्रॉन्ग नेशनल पॉलिसी की अब्सेंस कमी है जिसके ऊपर काम होना चाहिए, और फंड्स जो दिए जाते हैं, पैसे जो आते हैं वो भी यहाँ पर बढ़ाने चाहिए। क्या क्या रिकमेंडेशंस अभी और हैं, सबसे पहले तो इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ टीबी की तरफ ही सोचा जाए, अलग अलग तरीके से अलग अलग बीमारियाँ, अलग अलग इसकी फॉर्मुलेशन पॉलिसी, हर चीज़ का वो पर्सपेक्टिव बनाइए, एक नज़रिया बनाइए, उसको बनाने से ही पॉलिसी बनेगी, उनको इम्प्लीमेंट करने से ही रिजल्ट आएंगे। एपिडेमियोलॉजिकल जो डाटा है उसको अपडेट करते रहना होगा। एक इथनोग्राफिक रिसर्च करने की ज़रूरत है। इथनोग्राफी क्या होता है, कल्चर से रिलेटेड, क्या आपकी क्या इथनिसिटी है, क्या आप लोग मानते हैं, बिलीव्स क्या है। ये जो इथनोग्राफिक रिसर्च होगी वो जेंडर पे फोकस करे और क्लास की जो डिफरेंशियल्स हैं, यहाँ पर जो भेदभाव होता है क्लास से रिलेटेड, उसके ऊपर रिसर्च करे और उसको कैसे ख़त्म या कम किया जा सके, वो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट भाग निभाएगा। फिर जो अभी की डॉट स्ट्रेटजी है उसको रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी समय से वो लगातार चल रही है। इसके लिए फंडिंग बढ़ाना होगा टीबी के इंटरवेंशन करने के लिए, और इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो इंटरनेशनल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं उनमें भी हम लोग यहाँ पर सामने आ सकते हैं। खैर ये पूरा का पूरा मेन से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर बात आ सकती थी टीबी से रिलेटेड वो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि एक और प्रोग्राम चला हुआ है जो कि है निक्षय के नाम से। अब ये जो निक्षय है इसका सीधा सीधा मतलब है कि टीबी को पूर्ण तरीके से एलिमिनेट करना, ख़त्म कर देना 2025 तक। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। तो हमने नेशनल प्रोग्राम्स को देखा, इसको जस्ट आप याद रखिएगा कि क्या नाम है, ये किससे रेलिवेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वाई आर कच्छूथेवु पैक्ट बीइंग क्वेश्चनड। देखिए आर्टिकल लिखा गया है मीरा श्रीनिवासन के द्वारा। बात करिए कच्छूथेवु पैक्ट के बारे में, और कच्छूथेवु है क्या एक्चुअली में, इससे रिलेटेड पैक्ट क्या था, संधि क्या थी, चलिए समझते हैं।
कुछ दिन पहले मार्च 31 को हमने देखा प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाला, एक्स जो कि पहले यहाँ पर ट्विटर होता था, उसमें डाला गया। उन्होंने बोला कि कैसे कांग्रेस जो है उन्होंने कच्छूतेवु आइलैंड को श्रीलंका को ऐसे ही जाने दिया और ये ब्लेम लगाया। उन्होंने ये भी साइट किया कि हमने एक आरटीआई जो यहाँ पर निकाली गई थी, आरटीआई होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि 2005 के तहत यहाँ पर इंडिया में लागू होती है, वो एक मंगवाई गई थी के अन्नामलाई के द्वारा, जो कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के प्रेसिडेंट है। और उनसे उनको पता चलता है कि यहाँ पर जो आइलैंड है वो संधि कैसे हुई थी, उसकी मीटिंग्स को यहाँ पर शेयर किया गया था और उसी के बाद में ये चर्चा होती है। कुछ समय के बाद में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर रखते हैं और एलिब्रेट करते हैं कि मिस्टर मोदी की एलिगेशन एक्चुअली में थी क्या। वो एक सोल्यूशन का भी कॉल देते हैं कि बायलैटरल एग्रीमेंट जो इंडिया और श्रीलंका के 1974 और 1976 में साइन हुए थे, जब कांग्रेस में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और डीएमके यहाँ पर श्रीलंका में थे, द्राविड़ा मुनेत्रा काझगम पावर में थी सेंट्रल एंड इन तमिलनाडु के अंदर भी। तो वो इन डिफरेंस को भी दिखा रही है कि डीएमके जो कि यहाँ पर तमिलनाडु की थी, वो नहीं चाहती थी कि एग्रीमेंट साइन हो, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट्स इसी तरीके से साइन होते हैं। क्या देखते हैं कि कच्छूतेवु एक्चुअली में है क्या। कच्छूतेवु एक ऐसा आइलैंड है जो कि अनइनहेबिटेड है, उसके ऊपर कोई रहता नहीं है। ये लगभग 285 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। नदन जो यहाँ पर श्रीलंका है उससे आप इसको रेलिवेंट थोड़ा सा ऊपर देख पाएंगे, क्योंकि ये पाक और जो पाक स्टेट है वो इसको अलग करती है तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु और जो कच्छूतेवु आइलैंड है उसके बीच में पाक जो स्टेट है यहाँ पर वो आती है। इससे हम देख पाएंगे कि ये लगभग 14.5 किलोमीटर जो इंडिया का यहाँ पर साउथ डेल्टा आइलैंड है उसके अंदर, उससे दूर ये है। और रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है इंडिया के, उससे ये लगभग 16 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। इसके ऊपर केवल और केवल एक ही यहाँ पर चर्च बनाई गई है। वैसे तो लोग यहाँ पर रहते नहीं है क्योंकि ये बैरन है, इसमें खेती नहीं होती है, पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। जस्ट यहाँ पर एक कैथोलिक स्ट्रक्चर है जो कि जाना जाता है सेंट एंथोनी के नाम से। अब ये डिस्प्यूट क्या था, चलिए इसको समझते हैं। डिस्प्यूट था कच्छूतेवु के ऊपर जो कि 1921 में ही शुरू हो गया था। श्रीलंका का बोलना था कि ये श्रीलंका के अंदर आता है। उस समय पे क्योंकि इंडिया की इंडिपेंडेंस कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तो ब्रिटिश जो कॉलोनियल गवर्नमेंट होते थे मद्रास एंड सिलोन के, वो दोनों ही इसमें टेरिटरी को अपना अपना ओनरशिप बता रहे थे। खैर मैटर जो है वो 5 सालों के बाद हम देखते हैं कि कैसे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका के सामने। लगभग 5 दशक इसमें चले गए थे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और श्री माओ बुंद्रा नाम के एक 2 बायलैटरल अग्रीमेंट इन्होंने साइन किए। पहला जो होता है वो होता है 1974 के अंदर और दूसरा जो यहाँ पर अग्रीमेंट साइन होता है वो होता है 1976 के अंदर। गवर्नमेंट अग्री भी हो गए कि कच्छूतेवु जो है वो श्रीलंका की टेरिटरी के अंदर आता है और इसकी एक मैरीटाइम बाउंड्री बनाई जाती है गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के अंदर। अब जो इंडिया है उन्होंने बोला कि ठीक है श्रीलंका इसको ले ले, लेकिन कुछ हमारी कंडीशंस होंगी, जैसे कि जो तमिलनाडु के फिशरमैन्स हैं उनको यहाँ पर फेस्टिवल जो है वो उनके द्वारा एक मनाया जाता है, उसको मनाने से रोका नहीं जाएगा, उनसे कोई वीज़ा नहीं लिया जाएगा, वो फिशिंग कर पाएंगे। और इसी में मैरीटाइम यानी समुद्री जो हमारी एक टेरिटरी है उसको बांट दिया जाता है। कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो इंडिया की तरफ रहता है जिसमें इंडिया के फिशर्समैन यानी कि तमिलनाडु के मछुआरे जा सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि यहाँ पर श्रीलंका के अंदर आता है जो कि उनके इकोनॉमिक जोन में है। अब ये मुद्दा थोड़ा सा इससे रिलेटेड भी है, देखिए, क्योंकि श्रीलंका और जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया की, तो दोनों के बीच में ही जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है मछुआरों का, फिशरमैन्स का। बहुत बार क्या होता है कि हमारे यहाँ से जो फिशरमैन्स होते हैं वो जाते हैं श्रीलंका के इकोनॉमिक स्पेशल जोन के अंदर, वहाँ पर जाकर मछलियों को पकड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कच्छूतेवु आइलैंड है और इसके अलग का जो इकोनॉमिक जोन है उसमें अलग अलग तरीके से फिशिंग की जाती है। इंडियन जो है वो करते हैं डीप ट्रेवलर या फिर बॉटम यहाँ पर ट्रेवलर जो एक विधि है उसके अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है कि जाल जो होता है वो बिल्कुल बॉटम के अंदर, समुद्र की गहराइयों के अंदर भेज दिया जाता है, जिससे और भी जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पर उसमें कैच हो जाते हैं, उनको बाहर लिया जाता है। अब ये जो है इसकी शुरुआत इंडिया
में बहुत पहले ही हो गई थी इस टेक्निक के तहत, क्योंकि 1960s में हम अपने मैरीटाइम इकोनॉमिक के जो एक्सपर्ट है उसको बढ़ाना चाहते थे, निर्यात करना चाहते थे चीज़ों का, तो इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। वो अभी तक भी हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट मरीन के एनिमल्स हैं उनकी कमी आ रही है, खास करके जो कुछ ऐसी फ़िश हैं जो कि इम्पोर्टेंट है वो ख़त्म हो रही हैं, बिल्कुल डेड लाइन की तरफ चली गई है। इंडिया में से क्योंकि ये ज़्यादातर निकाली जा चुकी हैं, तो इसी वजह से श्रीलंका के अंदर जो जोन यहाँ पर आता है वहाँ पर तमिलनाडु के मछुआरे चले जाते हैं वहाँ से इसको निकालने के लिए, और यही कारण बनता है उनके डिस्प्यूट का। काफ़ी पुराना ये डिस्प्यूट है और दोनों गवर्नमेंट यहाँ पर 2016 के अंदर इस पर एग्री भी होती है कि जो ट्रांजिशन है प्रैक्टिस का बॉटम ट्रैवलिंग का उसको ख़त्म कर देना चाहिए था पहले ही, लेकिन अभी उस प्रैक्टिस को ख़त्म किया जा रहा है। तो फिशरमैन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्चुअली में तमिल स्पीकिंग फिशरमैन इंडिया और श्रीलंका दोनों के बीच में ही है, और हैबिचुअली जो फिशिंग हो रही है इलीगल श्रीलंका के वोटर्स में बॉटम ट्रैवलर्स की उससे रिलेटेड है। हालांकि श्रीलंका ने इसको बैन कर दिया है, इंडिया इसको मानता है कि ठीक है बैन कर देना चाहिए था। उन्होंने भी बोला कि यस इट इज़ इलीगल टू गो इनटू द श्रीलंकन्स वोटर पार्ट इकोनॉमिक जोन, और वहाँ पे जाके आप ऐसा कर रहे हो। फ़िलहाल के लिए रिस्पॉन्स क्या है और क्या जो ये एलिगेशंस लगाए हैं वो इतने ठीक है या नहीं है। देखिए द हिंदू ने भी कुछ कटिंग्स यहाँ पर निकाली है न्यूज़पेपर के अंदर से, और उन्होंने बताया कि कैसे जब ये शुरुआत हुई थी ना पहले ही, तो शुरुआत में हम लोगों ने सोचा था, ये क्वेश्चन एक अराइज हुआ था कि यहाँ पर एक्चुअली के अंदर में कुछ फ़ायदा भी हुआ है या ऐसे ही हमने श्रीलंका को इस आइलैंड को दे दिया है। तो हमें पता चलता है कि देखिए जो आइलैंड दिया गया था उसमें इंडिया की तरफ से कुछ डिप्लोमेटिक फ़ायदे यहाँ पर आए थे, बेनिफिट्स हुए थे, जिसमें से एक था इंडिया को यहाँ पर विर्च बैग का मिल जाना। अब जो विर्च बैग है वो एक्चुअली में एक ऐसा एरिया है जो इंडिया को स्पेशली यहाँ पर मिलता है, जो कि इंडिया के कन्याकुमारी आइलैंड जो हमारी स्टेट है उसके साइड में से होता हुआ है, वो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रिच फिशेज़ का एरिया है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा मरीन जो होती हैं वो मिलती हैं। सो इसी वजह से एक तरीके से डिप्लोमेटिकली ये इंडिया के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। कांग्रेस का भी इस पर रिस्पॉन्स आया है, अपोजिशन की जो पार्टीज़ है कांग्रेस में उन्होंने जो रिमार्क्स लगाए गए हैं उनको स्लैम किया है, उनकी निंदा की है, और उन्होंने खुद ही बताया कि गवर्नमेंट की खुद की पोजीशन तो 2015 में एग्रीमेंट के साथ थी। उन्होंने बोला था एक्विजिशन जो हो रहा है टेरिटरी का वो एक्चुअली में गलत हो रहा है। तो ये सब कुछ होने के बाद में आज वो दूसरी तरफ से दूसरे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। खैर यहीं पे ये जो आइलैंड से रिलेटेड है टेरिटरी और मैपिंग के लिए जो न्यूज़ आती है यहाँ पर हमारे, उनको इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना, क्योंकि ज़्यादातर जो मैपिंग है वो प्रीलिम्स में ही पूछी जाती है। हाँ अगर आपसे इंडिया और श्रीलंका के रिश्ते पूछे जाए तो मेंस में आप इसका ज़रूर वहाँ पर एक बात बता सकते हो। अभी के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पे दोनों ही कंट्री इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है, जस्ट ये इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक मुद्दा था। खैर यहीं पे आज के हमारे जो दोनों न्यूज़पेपर है वो ख़त्म होते हैं। जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे हमने देख लिए हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आए नहीं थे, सो यहीं पे हम आज इसको ख़त्म कर रहे हैं। और जो अभी तक यहाँ पर बना हुआ है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और ज़्यादा बेहतर वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।